हाँ तो देखिए, नेक्स्ट आपको जो डिस्कस करना था वो आपका क्या था, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो डी ब्रॉगली नाम के जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने ये बोला था, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बोथ नेचर शो करता है, वेव और पार्टिकल नेचर। उसी थ्योरी को एज अ डेरिवेशन फॉर्म बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो डी ब्रॉगली थे। डी ब्रॉगली ने 1924 में इस डेरिवेशन के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो हमारा मूविंग पार्टिकल्स होता है उस मूविंग पार्टिकल में वेव नेचर होता है, और अगर कोई वेव है तो उस वेव का क्या होता है, एक डेफिनाइट वेव लेंथ होता है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे उन्होंने ड्वेल नेचर का कॉन्सेप्ट दिया। और इस ड्वेल नेचर को इन्होंने प्रूव कैसे किया, देखिए मैक्स प्लांक का जो डेरिवेशन था उसपे मैक्स प्लांक ने हमको क्या कहा था, मैक्स प्लांक नाम के जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने ये बोला था कि जब भी कोई रेडिएशन एमिट होता है, जैसे मान लो पार्टिकल कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। ठीक है, रेडिएशन को जब वो एमिट करता है तो होगा क्या, अगर कोई रेडिएशन को एमिट कर रहा है इसका मतलब है, एमिट कर रहा है इसका मतलब इस रेडिएशन का कोई ना कोई एनर्जी होगा। ठीक है, उस एनर्जी को इन्होंने क्या कहा था, एक क्वांटा कहा था। और उस क्वांटा के बेसिस पे उन्होंने उसका जो फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, E इज इक्वल एच न्यू। मतलब एक रेडिएशन में हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है आपसे पूछा जाएगा, तो आप आंसर क्या करेंगे, एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एक रेडिएशन पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसी के बेस पे ये हमको किसने बताया था, मैक्स प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक, और जब आइंस्टीन ने एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने ये बोला कि अगर किसी सोर्सेस से एनर्जी एमिट होती है तो उस एनर्जी का अमाउंट क्या होता है, E इज इक्वल mc स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन इक्वेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, E इज इक्वल mc स्क्वायर होगा। और मैक्स प्लांक के बेसिस पे एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्स प्लांक mc स्क्वायर हो जाएगा। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर पे डिस्कस किया था। ठीक है, मास और जो लाइट की वेलोसिटी होती है उसी के बराबर उसकी क्या हो जाती है, जो एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है वो हो जाती है। तो उस बेस पे ये जो एच न्यू है और यहाँ पे जो mc स्क्वायर है दोनों क्या हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं। तो एच न्यू इज इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, mc स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो जो न्यू हमारा होता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको डेराइव कैसे किया जाता है, जो हम समीक्षा को बोलिए, मैंने उनको एडमिट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, mc स्क्वायर इज इक्वल एच न्यू, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैं आपको न्यू के बारे में बता रही थी। ठीक है, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो c अपॉन लैम्डा होता है। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम क्या पता कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं, जहां पर ये c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को बता रहा होता है और लैम्डा किसको बता रहा होता है, रेडिएशन के वेव लेंथ को बता रहा होता है। तो एच न्यू जो हम लिख रहे हैं जो कि मैक्स प्लांक इक्वेशन है, इसमें इस एच न्यू को आगे हम किस फॉर्म पे प्रोसीड कर सकते हैं, एच इंटू सी अपॉन लैम्डा के फॉर्म पे हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर इज इक्वल h इंटू क्या आ जाएगा आपका c अपॉन लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना है,
कि कोई भी रेडिएशन अगर एमिट करता है तो वो एक वेव के फॉर्म पे होगा, तो उस वेव पे हाउ मेनी अमाउंट ऑफ उस वेव का जो वेव लेंथ है वो डेफिनाइट वेव लेंथ कितना होता है ये मुझे पता करना है। तो इस वेव लेंथ को मैं किधर लेके आऊंगी, इधर लेके आऊंगी, तो मेरे पास बचा क्या, एच सी अपॉन ये एम सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, लैम्डा इज इक्वल h अपॉन एम सी बचा, जहां पर ये लैम्डा हमारा क्या है, वेव लेंथ है, h प्लांक कांस्टेंट के बारे में बता रहा है, m मास है हमारे ऑब्जेक्ट का, और c क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, आप इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है हम c को और किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, v के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, बिकॉज v हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है। किसी भी रेडिएशन में एक तरीके का मोशन होता है और उसी मोशन वेलोसिटी की वजह से ही उसमें क्या जनरेट हुआ होता है, मोशन जनरेट हुआ होता है। तो आप c की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, v की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो लैम्डा इज इक्वल क्या हो जाएगा, h अपॉन एम वी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो लैम्डा होता है वो किस पे, ऑब्जेक्ट के मास, और उस मास के बेसिस पे उसका वेलोसिटी कितना है। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है तो उसको अगर एक बार रोटेट कर दिया तो वो कंटिन्यूसली क्या करता जाएगा, रोटेट करता जाएगा। और अगर आपके पास कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट मतलब जिसका मास काफी ज्यादा है, तो उसका रोटेशन लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। ये बात आप सभी जानते हैं। तो जितना ज्यादा आपका रोटेशन होगा उतने अच्छे से रेडिएशन का क्या होगा, एमिशन होगा, और जितना ज्यादा हमारा मास होगा उसका जो रोटेशन है उतना कम होगा, मतलब वेवलेंथ हमको उतना ही कम उसका मिलेगा। ठीक है, तो उसी के बेस पे इन्होंने बताया है कि जो हमारा वेव लेंथ होता है वो डिपेंड किस पे करता है, जनरली जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के किस पे, मास पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मास हमारा ज्यादा होता है तो उसका जो हमको वेलोसिटी मिलेगा वो कम मिलेगा, और जिसका मास हमारे पास कम है उसका वेलोसिटी हमको ज्यादा मिलेगा। इस वजह से लैम्डा का जो फॉर्मूला आता है, लैम्डा इज इक्वल h अपॉन एम वी के फॉर्म पे आता है। और ये जो फॉर्मूला आपको मिला हुआ है दैट इज कॉल्ड द डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको अक्सर प्रूव करने के लिए बोला जाता है एग्जाम्स में कि डी ब्रॉगली इक्वेशन को आप कैसे डेराइव करेंगे या प्रूव करेंगे, तो ये इक्वेशन आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसको हमने कैसे प्रूव किया है, हमने मैक्स प्लैंक का जो एनर्जी का फॉर्मूला था उसको लिया और साथ में आइंस्टीन का जो एनर्जी का फॉर्मूला था उसको लिया। दोनों को जब हम इक्वल करते हैं और लैम्डा की वैल्यू पुट करने के कारण फ्रीक्वेंसी से हम उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, तो हमको c अपॉन लैम्डा की वैल्यू मिलती है। फिर लैम्डा को सेपरेट करके हम लैम्डा इज इक्वल h अपॉन एम सी का फॉर्मूला निकालते हैं, जहां पर c वेलोसिटी ऑफ लाइट को बता रहा होता है। उस लाइट की जगह किसी भी लाइट सोर्सेस या अदर पार्टिकल का वेलोसिटी हो सकता है, जिस वजह से हम c को रिमूव करके उसकी जगह पे v को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमको डी ब्रॉगली इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल h अपॉन एम वी का फॉर्मूला पता चलता है, जिसमें हमको ये बात पता चलती है कि किसी भी पार्टिकल से रोटेशन के थ्रू अगर कोई रेडिएशन एमिट हो रहा है तो उस रेडिएशन में कितना उसका वेव लेंथ होगा, ये हमको किसके बेस पे पता चलता है, उस पार्टिकल के मास के बेस पे। मास ज्यादा तो वेव लेंथ कम, और मास हमारा कम है तो वेव लेंथ ज्यादा आएगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोला गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन बोला गया। ठीक है, इस इक्वेशन से ये बात प्रूव होती है कि जो हमारा मूविंग कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर होता है, क्यों पता चला, पार्टिकल है तभी तो उसका मास होगा ना कोई मास होगा, क्योंकि रेडिएशन तो क्या करेगी, एमिट करेगी। मतलब मास हमारा वही ऑब्जेक्ट है जो किसी स्पेस को क्या कर पाए, ऑक्यूपाई कर पाए, तो उसका हमारा कोई ना कोई मास होगा। और मास तभी होगा जब हमारे पास किसी टाइप का क्या हो, सॉलिड पार्टिकल हो। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है का पार्टिकल नेचर होता है, वो पार्टिकल कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं और उन्हीं रोटेशन के थ्रू जो वेव है वो एमिट होती है, मतलब उस पे
पार्टिकल नेचर भी होता है और साथ में कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है। अगर वेव नेचर होगा तो उस वेव का कोई ना कोई क्या होगा, वेव लेंथ होगा, और वेव लेंथ मेजर करने के लिए उन्होंने कौन सा फॉर्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल h अपॉन mv का फॉर्मूला दिया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं लाइक अ इलेक्ट्रॉन, उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है और उसी पार्टिकल्स के इन अ सर्कुलर ऑर्बिट या सेल पे कंटिन्यूअसली रोटेशन के थ्रू रेडिएशन एमिट होता है, और उसमें से रेडिएशन एमिट हो रहा है, उस रेडिएशन का हम वेव लेंथ पता कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल h अपॉन mv फॉर्मूला के थ्रू। ठीक, फिर इसमें लेकिन इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, देखो जब किसी गन से बुलेट रिलीज्ड होती है तो उसमें काफी हाई वेलोसिटी होती है। आपने ये बोला कि जैसे जैसे जो पार्टिकल है उनके रोटेशन से रेडिएशन एमिट होता है और उसका एक वेव लेंथ होता है, सेम एज अगर गन से बुलेट काफी हाई वेलोसिटी से, तो उसमें भी तो वेलोसिटी है, और उसमें अगर वेलोसिटी है तो दैट मीन्स उसमें से भी रेडिएशन एमिट हो रहा होगा और उसका कोई ना कोई वेव लेंथ होगा, लेकिन हम उसके वेव लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए उसमें वेव नेचर है, हम क्यों नहीं मानते, बिकॉज जो हमारा बुलेट होता है वो काफी हाई मास का होता है, और हाई मास जब रोटेट करेगी तो उसका जो वेव लेंथ होगा वो काफी स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा, क्योंकि उसमें रोटेशन बहुत ही कम होगा, और रोटेशन कम है मतलब उसमें से जो रेडिएशन निकल रही है उसका वेव लेंथ बहुत कम है, और उसका वेव लेंथ इतना कम होता है कि अगर हम फॉर्मूला पे उसको पुट भी करते हैं तो भी हम उसकी वैल्यू को क्या नहीं कर सकते, मेजर्ड नहीं कर सकते। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उन सभी में कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, और उसी पार्टिकल नेचर की वजह से वो कंटिन्यूसली रोटेट होते हैं और उनके रोटेशन के थ्रू रेडिएशन एमिट होती है, और उसका वेव लेंथ होगा अगर रेडिएशन एमिट हो रही है, और अगर वेव लेंथ होगा तो हम उसको इस फॉर्मूला के थ्रू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट होता है तो हैवी ऑब्जेक्ट का रोटेशन तो बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर वो रोटेशन नहीं कर रहा है दैट मीन्स वो कोई भी वेव लेंथ एमिट नहीं करेगा, वेव लेंथ रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, और अगर वो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा दैट मीन्स उसका कोई भी वेव लेंथ नहीं होगा। ठीक है, और इसको एग्जाम्पल उन्होंने किसका दिया है, जो गन से बुलेट निकलती है उसका एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि बुलेट का जो मास है वो काफी ज्यादा होता है, और उसमें वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी है, लेकिन उसका जो वेव निकल रहा है उसका वेव लेंथ इतना कम होता है मास के ज्यादा होने की वजह से कि हम उसको क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन उस पे तो डुअल नेचर है, का भी नेचर है और साथ में किसका नेचर है, पार्टिकल का भी नेचर है। ठीक है, तो पार्टिकल अगर मूव कर रही है किसी भी फिक्स पाथ पे तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। इसका मतलब ये है कि देखो सेंटर पे अगर न्यूक्लियस है उसके आउटर मोस्ट पार्ट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये जब मूव करेगा ना तो किसी ना किसी एंगल के बेसिस पे ही ये क्या करेगा, इस रोटेशन पे मूव करेगा, और उस एंगल के बेसिस पे अगर ये मूव कर रहा है दैट मीन्स उसका कोई ना कोई क्या प्रेजेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, mv। तो इस mv की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, p पुट कर सकते हैं, जो कि मोमेंटम को बताता है। तो इस इक्वेशन को अगर आप आगे प्रोसीड करते हो तो लैम्डा इज इक्वल क्या आ जाएगा, h अपॉन p आ जाएगा, जहां पर p हमको क्या बता रहा है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बता रहा है, क्योंकि p इज इक्वल क्या होता है, mv होता है, और m की जगह पे, mv की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, p को पुट कर रहे हैं। तो अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू पता करनी है तो h अपॉन p मुझे फॉर्मूला अगर मिल जाए, मतलब h हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जो कि हमारी एनर्जी को बताएगा, और p क्या बता रहा है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के बारे में बता रहा है। तो ये दोनों चीजें अगर हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम क्या पता कर सकते हैं, वेव लेंथ किसी भी रेडिएशन का जो कि कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा किसने कहा, डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने कहा, तो उसी के बेसिस पे इसको क्या बोला जाता है, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड बोर एंगुलर मोमेंटम, मतलब इसको प्रूव करने की कोशिश की गई है। देखिए
किसी भी ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये हमको किसने बताया था? जो बोर नाम के साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने बताया था। और इस एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना एंगल होता है, कितना होता है, h/2 होता है, ये हमको बताया गया था। और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल का एक वैल्यू होता है, ठीक है। और इस n का वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट ये 1, 2 और 3 है। ये किसके बारे में बता रहा होता है? ये बता रहा होता है सेल के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे ऑर्बिट के बारे में बता रहा था होता है। और इसी सेल या ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। और उनका जो मोमेंटम है वो कितना होता है? h/2 होता है। जैसे फर्स्ट सेल के लिए बोला जाएगा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होगा, तो 1h/ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सेकेंड सेल के लिए 2h/ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। थर्ड सेल के लिए 3h/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम होता है पर्टिकुलर हर एक सेल के लिए। ठीक, ये जो एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम कैसे लिखा है, रुकिएगा। हाँ, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम को, अरे हाँ, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम को लिखा कैसे जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ बोरबरी कॉन्सेप्ट, mvr इज इक्वल क्या होता है? n इंटू h/2 जहां पर ये n हमारा क्या हो सकता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सेल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा, r रेडियस ऑफ जो हमारा क्या होगा? ऑर्बिट होगा, उसके रेडियस के बारे में बताएगा, ये जो h है ये प्लांक कांस्टेंट के बारे में बताएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन हम सभी जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल क्या होता है? h/mv होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट जो हमारा लैम्डा है वो किसको बता रहा है? वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। या फिर हम इसको किस फॉर्म पे डिनोट कर सकते हैं? वो चीज फॉर अ एन का वैल्यू अगर हम कितना लेते हैं, फॉर अ सेकेंड सेल लेते हैं, तो देखिए इसको किस फॉर्म पे डिनोट किया गया है उसके बारे में देखिए। इस इक्वेशन के हेल्प से इसको प्रूव किया जा सकता है, वो बताया जा रहा है। बस बंद करिए। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे r इज इक्वल n इंटू क्या लिखा गया है? रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा। इस 2 पाई को अगर आप क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई r हो जाएगा इज इक्वल, यहाँ पे n इंटू आप क्या लिख रहे हो? लैम्डा लिख रहे हो। मतलब आपने यहाँ पर कौन से वैल्यू को पुट किया है? इस वाले वैल्यू को पुट किया है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या होती है? 2 पाई r इज इक्वल n इंटू, यहाँ पे लैम्डा हमारा क्या था? h/mv था। और इस h/mv को जो n है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने लैम्डा की जगह पे उसको पुट किया है। तो हमारा फॉर्मूला आखिर ये mvr आया कहाँ से है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी जब आप इस m को इधर लेके आएंगे, इस mv को, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा mv 2 पाई r इज इक्वल n इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस 2 पाई के डायरेक्शन को हटाएंगे तो एम वी आर इज इक्वल क्या हो जाएगा? n इंटू h/2 पाई आ जाएगा। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आया है वो लैम्डा इज इक्वल h/mv जो फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पर ही आया हुआ है, वो बताया जा रहा है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर एन लैम्डा का जो वैल्यू है वो एक तरीके का क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। और साथ में इसकी जो वैल्यू है वो आपको इन अ मिनट्स और वेव में मिनट के फॉर्म पे आपको नहीं मिलेगी, वो बताया गया है यहाँ पर। ठीक है,
तो इस इक्वेशन के बारे में कल हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपकी इंग्लिश की क्लास का टाइम हो गया है, तो आप इंग्लिश की क्लास अटेंड कर लीजिए। आज आपकी लेट क्लास स्टार्ट हुई। कल की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमको और क्या क्या डिस्कस करना है इस चैप्टर पे। ठीक।